এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি অ্যাম্পি থিয়েটার কমপ্লেক্সে। এই জায়গাটা কিন্তু ভারতীয় সেনাদের পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে আপনারা ভাবতে পারেন যে আমি কি করে ভিডিও করছি। আমি এখানে আর্মি পার্সোনালদের সঙ্গে কথা বলেছি, ওনারা আমাদেরকে অভয় দিয়েছেন এবং বলেছেন যে আপনারা ভিডিও বানাবেন, ইউটিউবে ডালবেন, তাহলেই তো পর্যটকরা আসবে, কিন্তু কোনো আর্মির যেন ফেস না আসে। সেই পারমিশন পাওয়ার পরেই কিন্তু আমরা ভিডিওটা শ্যুট করছি। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো জেনারেলি কিন্তু দুটো টাইমিং হয়, একটা হচ্ছে 5:40 আর একটা হচ্ছে 6:20। বাট আমি এখানকার পার্সোনালদের সঙ্গে, আমি যারা পার্সোনাল আছে তাদের সঙ্গে কথা বললাম, ওনারা বললেন ডিপেন্ডস অন ট্যুরিস্টের সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে ওনারা কিন্তু রাত্রির 12টা পর্যন্ত শো চালান কখনো কখনো। তবে এই শো দেখার জন্য আপনাদেরকে প্রথমেই চলে আসতে হবে এই অ্যাম্পি থিয়েটারের চত্বরে। এখানে আসার পর এখানে টিকিট কাউন্টার থেকে আপনাদের টিকিট কাটতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনাদের এরকম একটা টিকিট ইস্যু করা হবে। আমাদের 10 জন মেম্বার এসছে, উপরে 10 লেখা হয়েছে, আর প্রতিজন মানে পার হেড টিকিটের মূল্য কিন্তু 150 টাকা করে। আর এই টাকাটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে যে সমস্ত আর্মি পার্সোনেলরা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন বা কোনোভাবে যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গ এবং বা তাদের বাচ্চাদের এডুকেশন পারপাস ইন্ডিয়ান আর্মি খরচ করে থাকে। তো আমি আপনাদেরকে অ্যাপিল করব, আপনারা যখন অরুণাচলের তাওয়াং বেড়াতে আসবেন, প্লিজ এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটাকে দেখুন আর ইন্ডিয়ান আর্মিকে হেল্প করুন। এখানে কিন্তু বুমলা ওয়ার হোক, 1962 এর ভারত চায়না ওয়ার হোক, সমস্ত কিছুর কিন্তু কথা এখানে ওনারা তুলে ধরে এবং ভেতরেও কিন্তু ভিডিও অ্যালাউ আছে। তো চলুন, আমাদের টাইমিং 6:20, সময় হয়ে গেছে, আগের শো শেষ। এবার আমরা শোতে চলে যাই, শো দেখি এবং আপনাদেরকেও শোয়ের ভাবে তুলে ধরবো এই 8 ইঞ্চি মুঠোফোনের স্ক্রিনে। गुजरते हैं साल, गुजरता वक्त, गुजरता रहता है समाना, लगा रहता है कभी खुशी कभी गम का आना जाना। जानते हैं आप मुझे लेकिन कुछ कुछ अनजान है, तवांग है नाम मेरा, आज सुनाता हूं अपना ही अफसाना। जी हाँ, मैं हूं तवांग और मैं आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सुनाऊंगा अपनी कहानी, लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये कहानी है इस देश की विविधताओं से भरी एक महान विरासत की। ये कथा है इसकी परंपराओं की। ये कथा है हिंदुस्तानियों के शौर्य की, अतुल्य बलिदानों की, उन जाबाजों की जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते शहादत की चादर ओढ़ ली और देश पर कुर्बान हो गए। प्राचीन काल से भारत देश का एक गौरवशाली इतिहास है। शास्त्रों में वर्णित है कि मेरी गोद में बहने वाली तवांग नदी के जल को ऋषि मुनियों ने अंगीकृत किया था। यही कोई 1200 साल पुरानी बात है। 8वीं शताब्दी में श्रद्धेय भारतीय बौद्ध भिक्षु गुरु पद्म संभव ने यहाँ की गुफाओं में तपस्या की थी। उन्होंने ही इस पवित्र भूमि में बौद्ध धर्म के बीज बोए और तब से लेकर आज तक अध्यात्म का वो वृक्ष हरा भरा है। 17वीं सदी के आखिरी पड़ाव में 5वें दलाई लामा के शिष्य मेरा लामा लोड्रे ग्यात्सो ने मेरी ही धरती पर एक मठ की स्थापना की, जिसे आज पूरा विश्व तवांग मोनास्ट्री के नाम से जानता है। इस मठ के लिए जगह खोजते समय मेरा लामा ने मेरे यहां ध्यान लगाया और अपनी आंखें खोलने पर अपने अश्व को ताना मांडोतान पहाड़ी के ऊपर पाया और वहीं पर स्थापित हुआ बौद्ध विहार और मेरा नया नामकरण हुआ
यानी घोड़ा और वाल अर्थात चुना हुआ स्थान। इसी मनमोहक परिदृश्य वाली धरती पर जन्मे थे छठे दलाई लामा सेंग्यांग ग्यात्सो। तभी से मेरी सरजमी पर बौद्ध धर्म और आध्यात्मिकता की जड़ें मजबूत होती गई। मुझे मॉन्यूल प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। पुरातन काल में यहाँ के एक अत्यंत प्रभावशाली राजा रहे कलावांगपो, जिनके शौर्य और समाज कल्याण की गाथाएं आज भी मेरे और पूर्ण अरुणाचल प्रदेश निवासियों के दिलो दिमाग में सजीव हैं। भारत की आजादी से काफी पहले सन 1914 में ही मेरी भौगोलिक सीमाएं निर्धारित हो गई थी। सदी के तीसरे चौथे दशकों में ही अंग्रेजी प्रशासन के अनेकों पर्वतारोहण दल और अभियान असम के मैदानों से मेरे यहाँ भ्रमण पर आए। ब्रिटिश अधिकारी मैकमोहन ने मेरी उत्तरी सीमाओं को तिब्बत के साथ निर्धारित कर दिया था, जिसे अब मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये है ना हमारा पड़ोसी देश, जो न जाने क्यों नापाक हरकतें कर फर्जी दावे करता रहा है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त सन 1947 पूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ मेरा भी रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। सदियों की पराधीनता के बाद हम एक बार फिर आजाद हुए। खुले आसमान में लहराया हमारे स्वाभिमान, अखंडता और पहचान का प्रतीक तिरंगा। जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। वहीं उत्तर में मेरे पड़ोसी प्रांत तिब्बत के उस पार 1949 में चीनी गणराज्य का जन्म हुआ। चीन की साम्राज्य विस्तार नीति की विडंबना के फलस्वरूप अगले वर्ष तिब्बत भी उसकी गिरफ्त में आ गया। 14वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वाधीनता का आंदोलन जारी रखा। 26 जनवरी 1950 को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात नेफा का गठन हुआ, जो भविष्य में अरुणाचल प्रदेश के नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश बना और अंततः इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 17 जनवरी 1951 को मेजर नामेग्नो बॉबखातिंग MCMBE ने 5 असम राइफल्स के 200 सैनिकों के साथ 4 द्वार से मेरी सरसमी के लिए कूच किया। दुर्गम इलाकों से होकर ठंड, बर्फ, जंगलों को लांघते हुए वे 6 फरवरी 1951 को तवांग पहुंचे और इस प्रकार मेजर बॉब खातिंग के भरसक प्रयासों के चलते फरवरी 1951 में मेरे यहाँ भारतीय प्रशासन की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। 14 फरवरी 1951 के स्वर्णिम दिन को मैं और मेरे निवासी कभी ना भूल पाएंगे। शत शत नमन इस अधिकारी को, जिसकी हिम्मत और जज्बे को मैं और पूर्ण भारतवर्ष सलाम करते हैं। नई थी आजाद राहें और उन पर हम चले, कल की बातें भूलकर नए सपने आंखों में पले। हमने चाहा हम बढ़ेंगे एक नई मंजिल की ओर, पर थमी बंसी अमन की गूंजा रणभेरी का शोर। भूमि पर नजरें गड़ी थी, दुश्मन ने चाले चली, सरहदों को है बचाना, देश में थी खलबली। चीनी दमनकारी नीतियों के कारण मेरे पड़ोसी प्रांत तिब्बत में 1 दशक तक हिंसा की आंधी चली, खून की नदियां बही और उसके स्वाधीनता संग्राम को क्रूरता से कुचल दिया गया। चीन के नरसंहार से बचने के लिए दलाई लामा ने भारतवर्ष में शरण ली और निर्वासित सरकार की स्थापना की। 31 मार्च 1959 को उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ खिंजे माने इलाके से भारत में प्रवेश किया। दलाई लामा के भारत में आते ही भारत चीन संबंधों में तनाव बढ़ गया।
क्योंकि भारत द्वारा शरण दिए जाने को पड़ोसी मुल्क ने सकारात्मक रूप से नहीं देखा। बस कुछ ही समय गुजरा और आया साल 1962 सितंबर का महीना। नामकाचू के इलाके में शुरू हो गई छिड़पुट झड़पें। भारत ने रणनीतिक तौर पर पहले से ही फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत सरहदों पर पकड़ मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी थी। धौला पोस्ट से आगे बढ़ते हुए मेजर चौधरी ने अपने साथियों के साथ खागला के पहाड़ों की ओर कूच कर दिया। संगधार पहाड़ी की जड़ में पहले सिख बटालियन के कैप्टन महावीर प्रसाद ने धौला पोस्ट पर मजबूत किलेबंदी की, लेकिन भ्रांत रूप से हमला करते हुए 600 चीनी सैनिक धौला पोस्ट को घेरते हुए संगधार पर्वतमाला पर पहुंचे। चीनी फौज ने खागला रिंच की ओर से हम पर जोरदार हमला कर दिया है। मेजर पद के नेतृत्व में हमारे जवान उनके नापाक मंसूबों को जमकर चुनौती दे रहे हैं। हमने काफी नुकसान पहुंचाया है और हमारे भी कई जवान शहीद हो गए सर। जब तक धौला पोस्ट पर महावीर प्रसाद जिंदा है, इस पोस्ट पर भारतीय तिरंगा लहराता रहेगा। मुश्किलों से घबराए बिना 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के बहादुर सैनिकों ने वीरतापूर्ण जवाबी हमले किए। इस लड़ाई में 2 राजपूत, 9 पंजाब, 4 ग्रेनेडियर्स और 19 गोरखा राइफल्स पलटनों ने अपने अद्वितीय शौर्य का लोहा मनवाया और 20 अक्टूबर 1962 के दिन लड़ी गई नामकाचू की एक ऐतिहासिक लड़ाई, जो आज भी हमारे दिलो दिमाग में वर्णित है। हमारे सैनिक आखिरी सांस अंतिम गोली तक जी जान से लड़े और न जाने कितनी ही शौर्य और बलिदान की अविस्मरणीय गाथाएं लिख डाली। नामकाचू घाटी का वो रक्त रंजित मंजर मैं आज भी नहीं भूल पाया। अक्टूबर 1962 मुहल्ला पर भी चीनी सेना ने हमला किया। 15,200 फीट की ऊंचाई पर सर्द हवाओं के बीच बुमला की लड़ाई छिड़ गई। हमारी चौकी पर चीनियों ने एक के बाद एक लगातार 3 हमले किए। जाबाज पहले सिख पलटन के सूबेदार जोगिंदर सिंह ने दुश्मन को अपनी बहादुरी का लोहा मनवा दिया। सिंह क्या खबर है? चीनी फौजों ने हम पर तीनों तरफ से हमला कर दिया है। वो 300 की तादाद में है और हम 20, और फिर भी हमने हार नहीं मानी सर। हमने उनके कई सैनिक मार गिराए। शाबाश जाबाजो, तुम किसी तरह थोड़ी देर और मोर्चा संभाले रखो, हम रेनफोर्समेंट भेज रहे हैं। हमले की तीसरी लहर को टक्कर देते देते गोला बारूद कम पड़ने पर भी हार नहीं मानी। साथी कम होते गए मगर हौसला नहीं। बंकरों से बाहर निकलकर जोगिंदर सिंह और उनके प्लाटून के सैनिक आखिरी सांस और अंतिम गोली तक लड़ते रहे। उनके चंद साथियों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए कई सौ चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। चीनियों के निरंतर हमलों में जोगिंदर सिंह आखिरी दम तक लड़ते रहे और पूरी तरह घायल हो गए। अपने साहस और वीरता के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। मेरे वतन मुझे तेरी कसम, हम अपना फर्ज निभाएंगे। अब तलक जिए बस तेरे लिए, बस तेरे लिए मर जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नवंबर का महीना। भारतीय सेना ने अभी तक चीन को अपनी सैन्य शक्ति का लोहा मनवा लिया था, पर चीनी सैनिकों की तादाद अधिक होने के कारण वो मेरी धरती पर आगे बढ़ने में सफल रहे। हमारे सैनिक अदम्य साहस का परिचय देते रहे
ऐसी ही एक गाथा है जसवंतगढ़ की जंग की भी। 17 नवंबर 1962 फोर गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी नूरा नाम ब्रिज पर मोर्चा संभाले थी। दुश्मन हमले पर हमले करता रहा और किसी तरह से हमारे बंकरों के करीब मीडियम मशीन गन स्थापित करने में सफल रहा। ये गन अल्फा कंपनी की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती थी। ऐसी स्थिति में वीर नायकों की इस छोटी टुकड़ी, जिसमें राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई ने अदम्य साहस का उदाहरण देते हुए 72 घंटों तक आश्चर्यजनक रूप से चीनी सेना को रोक कर रखा। युद्ध में 300 से अधिक चीनी सैनिक निष्प्रभावित किए गए, जबकि फोर्ट गढ़वाल के 2 जाबाज वीर गति को प्राप्त हुए और अन्य 8 घायल हुए। इस जंग में विजय राइफलमैन जसवंत सिंह के शौर्य की हुई और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया एवं साहस की मूर्ति नेगी और गोसाई को वीर चक्र प्रदान किए गए। याद रहे, युद्ध के बाद से इस नूरा नाम युद्ध क्षेत्र को जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध के दौरान सेना तो भरसक लड़ी ही, साथ साथ सेला और नूरा नाम जैसे कई गांव के स्थानीय निवासियों ने भी साहस और देशभक्ति का भरपूर परिचय दिया। लोगों ने खतरों के समय भी सेना की हर संभव मदद की, भोजन, दवाइयां इत्यादि सैनिकों को उपलब्ध करवाया। मेरे भारत के न जाने कितने सपूतों की जान बचाई। लेकर जान हथेली पर, कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। लेकर जान हथेली पर, कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। नवंबर 1962 के उत्तरार्ध से सेला की पहाड़ियों में युद्ध लड़ा गया। सेला और नूरा नाम के जंग के दृश्य मानो आज भी मेरी आंखों के सामने सजग सजीव है। देश की एक एक इंच भूमि और साथ ही साथ देश की भावनाओं की भी रक्षा की। इस युद्ध के दौरान नावगाचू, जसवंतगढ़, ल्यूपमाटा, खिंजेमाने, सुरबा सांबा, मोर्शे और चाकू में भारतीय सेना ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। तवा, बुमला, सेला और बोमडिला की सरजमी गवाह है दृढ़ संकल्प, धीरज और फौलादी इरादों से भरी कहानियों की, जो युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करती रहेगी। 1962 में किए गए चीन के विश्वासघात के बाद तवांग क्षेत्र में भारतीय सेना ने अपना रुख बदला और सीमाओं पर गश्त बढ़ा दी, ताकि चीनियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके और सैन्य स्थिति सुदृढ़ बनाई जाए। लेकिन दुश्मन फिर किसी नई साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। साल 1986 चीनी सैनिकों ने लुंगरोला सेक्टर में सुंदरौन में फिर घुसपैठ कर धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन दृढ़ संकल्प वाली भारतीय सेना ने तुरंत निर्णय लेकर चीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। भारत ने चीन और दुनिया को स्पष्ट संदेश दे डाला कि भारत विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करेगा और इसीलिए संवेदनशील इलाकों की हिफाजत के लिए 1986 से ऑपरेशन फैल्कन प्रारंभ हुआ, जिसके चलते मेरे इलाकों की सरहद शांतिपूर्ण रही। जिस तरह मैंने युद्ध देखे हैं, उसी तरह देखा है समझौतों का दौर। बुमला में ही औपचारिक रूप से बॉर्डर पर्सनल मीटिंग मैकेनिज्म 1991 में स्थापित किया गया। 1993, 1996, 2005, 2013 में हुए समझौतों के दायरे में
दोनों पक्षों ने समझदारी से अनगिनत मसलों को सहमति से सुलझाया। युद्धोपराम, शांति, अमन, ये सब कुछ हुआ मेरी धरती पर। दुश्मन जो नजरें गड़ाए बैठा है मेरी वादियों पर, इसमें क्या पता है कि उसका कसूर कितना है। मेरे पहाड़ों की सुंदरता ही कुछ ऐसी है, उन पर खिला हुआ हर फूल मशहूर कितना है। मेरी वादियों में मिलती हैं अनगिनत रंग बिरंगे फूलों और वनस्पतियों की प्रजातियां, घने जंगलों में बिखरी नायाब औषधियां, बहता है नदियों का पानी कलकल करता। इस पूरे मंजर का आनंद लेने आते हैं देश विदेश के हजारों सैलानी। वार्षिक तवांग महोत्सव, मैत्री दिवस, तवांग मैराथन, तीरंदाजी प्रतियोगिता और रस्साकसी जैसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजन अब आम बात है। जुलाई 2024 में मुझे अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम मिला, जिसे फीफा भी प्रमाणित करने से खुद को न रोक सका। मेरे विकास की गतिविधियों से तवांग वासियों के जीवन में बेजोड़ बदलाव आया है। साथ ही साथ सुनहरे भविष्य की भी नींव रखी जा रही है। मेरी भूमि है सांस्कृतिक और परंपराओं की भूमि। यहाँ के बौद्ध विहार की आध्यात्मिकता समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। दान और समाज सेवा मेरे मोंपाओं का प्रमुख गुण है। इसी गुण को आगे और समृद्ध करते हुए सार्थक कार्य कर रही हैं यहाँ की कुछ संस्थाएं, जिसमें मंजूश्री, विद्याश्री, महाबोधि इत्यादि शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने तवांग की संस्कृति और इतिहास पर शोध को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। मेरी समृद्ध जनजातीय विरासत को दुनिया के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तत्वावधान में अनेकों नाटकों का आयोजन संपूर्ण भारत एवं विश्व भर में किया जा रहा है। सच्चा साथ, सहयोग और देश प्रेम सब कुछ एक साथ मेरे यहाँ। प्रगति, आर्थिक और सामाजिक विकास मेरी कहानी के मुख्य किरदार रहे हैं। जो मैं आज हूँ उसमें पूर्ण भारतवर्ष, अरुणाचल प्रदेश सरकार, भारतीय सेना और निस्संदेह मेरे नागरिकों का बहुमूल्य योगदान है। मेरी कहानी का अहम अध्याय है तवांग वॉर मेमोरियल, जिसकी स्थापना 1999 में स्थानीय लोगों और आर्मी ने मिलकर की। इसमें 1962 में वीर गति को प्राप्त होने वाले प्रत्येक योद्धा के नाम लिखे हैं। 2024 में स्मारक परिसर में मेजर बॉब खातिंग संग्रहालय का निर्माण एवं तवांग एम्फी थिएटर का रूपांतरण भी हुआ। भारतीय सेना मेरे विकास और शांतिपूर्ण प्रगति का अभिन्न अंग रही है। तवांग वॉर मेमोरियल में श्रद्धा सुमन अर्पित किए बिना तो मेरी सैर अधूरी है। यहाँ का नवनिर्मित सेला टनल ट्रांस अरुणाचल हाईवे अपने साथ लाए हैं पर्यटन का नया दौर। तवांग मोनास्ट्री, खिंजे माने के होली ट्री, सेमिथांग की विशेष परंपराएं, लूमरोला, बूमला, होली वाटरफॉल्स का पावन पूजनीय जल, दामपेन की कल कल बहती नदी, गर्म पानी के चश्मे और न जाने कितने मनमोहक पर्यटक स्थल और नजारे मुझे हर पल शोभायमान करते हैं। इंटरनेट के दौर में दूर दराज के गांव भी मानो पास आ गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की अनन्य भविष्यवादी योजनाओं से प्रगति और विकास को एक नई गति मिली है। भगवान बुद्ध का ज्ञान और नई शिक्षा का आलोक दोनों के फल स्वरूप प्रकाशित हो रहा है मेरा घर, आंगन और पूरा प्रदेश। ये धरती है उगते हुए सूरज की, ये धरती है विकास की, ये धरती है संपूर्ण विश्व में भारत के आह्लाद की। मैं, मेरे निवासी और हमारी जाबाज फौज तैयार है यहां सरहद पर किसी भी चुनौती को स्वीकारने के लिए।
मैं संपूर्ण भारतवर्ष का प्रतीक हूं और देश की अखंडता एवं शक्ति का संदेश संपूर्ण विश्व जगत को आने वाली सदियों में भी देता रहूंगा, क्योंकि सीखे हैं गुजरे दिनों से सबक हमने, अपने कर्मों से पाई है चेहरों पर चमक हमने। कभी ना होने देंगे धूमिल रंग इस तिरंगे का, चखा है अपने मादरे वतन का नमक हमने। सीने में जोश, दिलों में उमंग लिए हैं आते, हम भारत के सच्चे सपूत हैं कहलाते। मातृभूमि का कर्ज चुकाने की ललक में शौर्य की राह पर हम सब वर्ष निभाते जाते। क्यों ना हो कुर्बान जान, क्यों ना करे निसार, अपनी मातृभूमि से खुद से भी ज्यादा करे प्यार। हम हैं भारतीय, हमारी है यही पहचान, देश की माटी तिलक लगाना, आन बान और शान। नजरों में बसा हुआ तिरंगा और दिल में सच्चा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, अच्छा हिंदुस्तान। जीवन जो मेरा था, हमको वो देश पे